नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लामेशन के बारे में। इन्फ्लामेशन ये पैथोलॉजी का एक बेसिक चैप्टर है। इस पर आपकी अच्छी खासी कमांड होना ज़रूरी है ताकि पैथोलॉजी का एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बन सके। तो इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। इन्फ्लामेशन हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड है उसमें ल्यूकोसाइट मतलब WBC, प्लाज्मा प्रोटीन्स और डिफेंस मॉलिक्यूल्स है, ये हमेशा सर्कुलेट करते रहते हैं। अब जो कोई इन्फेक्शन हुआ है, चाहे सेलुलर डैमेज हुआ है, वो एक डिस्टेंट साइट पे हुआ है, तो हमको सर्कुलेटिंग ब्लड में से ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन निकालना है और वो साइट ऑफ इन्फेक्शन या साइट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी जहाँ हो रही वहाँ तक पहुँचाना है। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस का एक मतलब एंड रिजल्ट क्या है, मतलब प्रोसेस क्यों हो रही, तो जो कोई ऑफेंडिंग एजेंट है उसको हमको निकालना है, टू एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट। तो इसको हम एक समराइज वे में लिखेंगे। ये मैं बना रहा ब्लड वेसल जो कि रिप्रेजेंट करेगा सर्कुलेटिंग ब्लड। इस ब्लड वेसल में हमको पता है कि प्रेजेंट रहते ल्यूकोसाइट मतलब WBC, उसमें प्रेजेंट रहते प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसमें प्रेजेंट रहते डिफेंस मॉलिक्यूल्स। हमने ये बनाया सर्कुलेटिंग ब्लड जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लड वेसल से। अब ये साइट ऑफ इन्फेक्शन है, हमको ये सब चीज़ें ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा प्रोटीन और डिफेंस मॉलिक्यूल्स इसको ब्लड वेसल से निकाल कर साइट ऑफ इन्फेक्शन में पहुंचाना है। इट इज साइट ऑफ इन्फेक्शन और साइट ऑफ सेलुलर डैमेज या टिश्यू डैमेज या टिश्यू नेक्रोसिस। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और इस प्रोसेस का एक मकसद क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, टू एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट। तो इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन क्या बनती है, द रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा प्रोटीन्स और डिफेंस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सर्कुलेटिंग ब्लड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और साइट ऑफ सेल्युलर डैमेज टू एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट इज नोन एज इन्फ्लामेशन। इसको सिंपल वे में आप इस तरह, ये जो फ्लो चार्ट बनाए इस तरीके से याद करके आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से लिखते आ सकती है। अब इन्फ्लामेशन जो होता है उसके स्टेप्स रहते हैं, अलग अलग स्टेप्स में वो आगे चलते रहता, कैरी फॉरवर्ड होता। तो वो मेन 5 स्टेप्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। पाँचों को याद करने का एक आसान तरीका है 5 बार करके। तो सबसे पहली स्टेप होती, जो कोई माइक्रो आया है या टिश्यू डैमेज है उसको अपने को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। देयरफॉर फर्स्ट स्टेप बिकम्स रिकॉग्निशन ऑफ नॉक्शियस एजेंट्स। नॉक्शियस एजेंट्स में बी ल्यूकोसाइट, मे बी माइक्रोब, मे बी डैमेज टिश्यू, मे बी डेड टिश्यू एक्सेट्रा। तो फर्स्ट स्टेप देखें हमने, रिकॉग्निशन ऑफ नॉक्शियस एजेंट। अब ये जो नॉक्शियस एजेंट है इसको हमने रिकॉग्नाइज किया। अब अगली स्टेप क्या होगी, तो उस रिकॉग्नाइज किए हुए साइट पे अपने को ल्यूकोसाइट रिक्रूट करने के, ल्यूकोसाइट बोलो चाहे प्लाज्मा प्रोटीन बोलो, इसको ब्लड वेसल से निकालो और साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंचाओ। मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स बिकम सेकेंड स्टेप। अब ये रिक्रूट भी कर दिया तो अगली स्टेप क्या हुई कि इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस जो आ रही उसको हम निकालें, उसको खत्म करें, वो तीसरी स्टेप बन गई। अगली स्टेप क्या हुई, ये जो रिस्पॉन्स है इसको एक ऑप्टिमल लेवल में मेंटेन रखना, मतलब रेगुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स इज दी फोर्थ स्टेप। अगर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हुआ तो वो अपना खुद का जो टिश्यू है, होस्ट का टिश्यू है, उसको भी डैमेज कर देगा। अगर बहुत कम हुआ तो वो इन्फ्लामेशन का कुछ मतलब यूज़ नहीं बनता। तो एक ऑप्टिमल लेवल मेंटेन करना, देयरफॉर रेगुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स इज दी क्रूशियल स्टेप, फोर्थ स्टेप ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और आखिरी स्टेप मतलब फिफ्थ स्टेप जो रहती वो रिपेयर रहेगी। जो कोई टिश्यू डैमेज हुआ था, मे बी इट्स ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और मे बी ड्यू टू माइक्रोब और इन्फेक्शन, तो पूरा टिश्यू जो डैमेज हुआ है उसको अपने को रिपेयर करना है, ये आखिरी स्टेप है। तो ये जो मैंने बोला इसको आप लिख भी देते, देयरफॉर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, स्टेप्स ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। याद कैसे करते, 5R करके, 5R आते उसमें और 5 स्टेप्स जो है मेन स्टेप्स है। जो कोई माइक्रोवेट डेड टिश्यू है, डेड सेल्स है, उनको रिकॉग्नाइज करना, ये पहले स्टेप्स। देयरफॉर फर्स्ट स्टेप लिखेंगे हम रिकॉग्निशन ऑफ नॉक्शियस एजेंट, नॉक्शियस और ऑफेंडिंग एजेंट।
जिसके वजह से वो इन्फ्लामेशन करना आपको इन्फ्लामेशन करना पड़ रहा, उसको रिकॉग्नाइज करना, ये पहली स्टेप हुई। दूसरी स्टेप, रिकॉग्निशन कर लिया है, अब वहाँ पर अपने को ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन को रिक्रूट करना है। सेकेंड स्टेप बिकम रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट एंड प्लाज्मा प्रोटीन। अगली स्टेप बनती रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, रिमूवल ऑफ इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस। चौथी स्टेप हमने डिस्कस की रेगुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स, रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। और आखिरी स्टेप्स, आखिरी आर जो है वो रिपेयर, टिश्यू डैमेज जो हुआ है, मे बी ड्यू टू ऑफेंडिंग एजेंट, मे बी ड्यू टू इन्फ्लामेशन, उसको अपने को रिपेयर करना है। टिश्यू रिपेयर इज लास्ट स्टेप। अब जो कोई माइक्रोब आया था या जो कोई टिश्यू डैमेज हुआ है, सेल डैमेज है, ये रिकॉग्निशन किया। और वो जो रिकॉग्निशन है वो किन सेल्स ने किया, तो 3 सेल्स है, मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल एंड मास्ट सेल। माइक्रोब और डेड टिश्यू रिकॉग्नाइज्ड बाय मास्ट सेल, मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल। ये तीनों सेल्स जो है इन्होंने ऑफेंडिंग एजेंट को, मतलब माइक्रोब या डेड टिश्यू है, उसको रिकॉग्निशन किया। अब उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जो मास्ट सेल्स, मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल है, इन्होंने रिलीज किया इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स एक सब्सटेंस है जो कि इन्फ्लामेशन को मेडिएट करता है, मतलब ल्यूकोसाइट का, प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो रिक्रूटमेंट है उसको प्रमोट करता है, मतलब इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता है। देयरफॉर इट इज नोन एज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। जो कोई माइक्रोब डेड टिश्यू को रिकॉग्निशन किया इन सेल्स ने, अभी रिकॉग्निशन करने के बाद ये सेल रिलीज करेंगे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। हम ये जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज हुए हैं, ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को प्रमोट करेंगे, मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट, रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस मॉलिक्यूल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनके वजह से होगा। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिजल्ट्स इन रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा प्रोटीन्स और डिफेंस मॉलिक्यूल्स। मतलब एक ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ गई। माइक्रोब बोलो चाहे डेड टिश्यू बोलो, उसका रिकॉग्निशन हुआ। ये 3 सेल्स जो बताई मैंने, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्निशन करने के बाद उन्होंने इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को रिलीज किया। वो जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है, उन्होंने ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन का रिक्रूटमेंट कर दिया, ताकि ऑफेंडिंग एजेंट जो है उसको हम निकाल सकें। ये एक जनरल ब्लूप्रिंट है। और अपने को आगे जो कोई पढ़ना है, वो ये जो 5 आर बताए, ये वाले, इन टॉपिक का एक सेपरेट, मतलब जैसे रिकॉग्निशन ऑफ नॉक्शियस एजेंट है, ये एक सेपरेट टॉपिक बनेगा। रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ये एक सेपरेट टॉपिक। उसके बाद ये रिमूवल ऑफ इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस, ये एक टॉपिक बनेगा। रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये एक अलग टॉपिक है। और टिश्यू रिपेयर, ये सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, ये भी एक टॉपिक है। तो आपको एक चैप्टर का आउटलाइन आइडिया आ गया होगा कि किस मतलब हमको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है आगे। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हमने देखे किस तरह से हो रहे हैं, उसके सीक्वेंस क्या है। अब उसके कंपोनेंट देख के, मतलब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रही है, पर उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है वो देखेंगे हम। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के 2 कंपोनेंट है मेन। हम देख रहे थे इन्फ्लामेशन के कंपोनेंट, तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के स्टेप्स देखे हमने। अब उस स्टेप्स मतलब कंपोनेंट क्या है इन्फ्लामेशन के, वो देखेंगे हम। तो इन्फ्लामेशन के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, मतलब इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज वास्कुलर कंपोनेंट which is related to blood vessel, and second is cellular component which is related to leukocyte recruitment and their details. तो वास्कुलर कंपोनेंट जो है उसमें मेनली 2 चीज़ें होंगी, एक ब्लड वेसल का डायलेशन और दूसरी ब्लड वेसल की जो वॉल है उसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी। अभी कैसे बढ़ेगी ये हम डिटेल में आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक जनरल आइडिया ले लो, आउटलाइन ले लो क्या होता। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कंपोनेंट देखेंगे। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन have 2 components. First is vascular component
एंड सेकेंड इज सेल्यूलर कंपोनेंट। मतलब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है ये बन रही दो कंपोनेंट की वजह से, एक है वास्कुलर कंपोनेंट, एक है सेल्यूलर कंपोनेंट। वास्कुलर कंपोनेंट में क्या हो रहा, तो ब्लड वेसल का डायलेशन हो रहा, दैट इज वेसो डायलेशन, और ब्लड वेसल की परमेबिलिटी है वो भी बढ़ रही, दैट इज इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल। दिस इवेंट्स आर इंक्लूडेड इन वास्कुलर कंपोनेंट। और सेल्यूलर कंपोनेंट में क्या हो रहा, तो ल्यूकोसाइट का रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट, ये सेल्यूलर कंपोनेंट का हिस्सा है। अभी ये कैसे हो रहा, मतलब इंक्रीज इन परमेबिलिटी तो हमने देखा, पर वो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो हम डिटेल में जानेंगे आगे आने वाले टाइम में। अब जैसे ल्यूकोसाइट रिक्रूट हो रहा, तो एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में नहीं रिक्रूट हो रहा, वो उसके अलग अलग स्टेप्स है, उसका एक मैकेनिज्म है, वो भी हम पढ़ेंगे लेकिन आगे। अभी एक जनरल आइडिया दे रहा मैं आपको। इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन परमेबिलिटी हुआ तो जो सेल्स है ब्लड वेसल के अंदर, जो सर्कुलेटिंग सेल्स है, वो उसको बाहर आने का चांस मिलेगा। अगर वो बाहर आया तभी तो वो साइट ऑफ इन्फेक्शन तक जा सकता और वहाँ रिक्रूट होके जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसको निकाल सकता। देयरफॉर दीज आर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, vasodilation and increase in permeability. These events are also known as vascular events, and these events or cellular component is known as cellular event. अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है उसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और एक है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के टाइप देखेंगे या इन्फ्लामेशन के टाइप देखेंगे, मेनली देयर आर टू टाइप्स। First is acute inflammation and another one is chronic inflammation. अब ये जो डिवीजन किया हमने इन्फ्लामेशन का, एक्यूट और क्रोनिक, ये मेनली बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन, इन्फ्लामेशन का ड्यूरेशन अगर छोटा है, शॉर्ट है, तो उसको हम एक्यूट इन्फ्लामेशन बोलेंगे। वहीं अगर इन्फ्लामेशन का ड्यूरेशन ज़्यादा है, लंबे ड्यूरेशन से चल रहा, तो उसको हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन कंसिडर करते हैं। अब एक बात याद रखना, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ये मतलब जैसे कि साइड बाय साइड भी एक साइमल्टेनियस भी चल सकते हैं, या तो एक्यूट इन्फ्लामेशन प्रोग्रेस हो सकता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, नियम नहीं है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन ही क्रोनिक इन्फ्लामेशन में प्रोग्रेस हो, दोनों एट ए टाइम भी हो सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है दोनों एट ए टाइम होने का, तो पेप्टिक अल्सर है, उसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन साइड बाय साइड चलते रहते हैं। वो हम डिटेल आगे पढ़ेंगे आने वाले समय में, मतलब लेक्चर में आगे। लेकिन अभी एक जनरल आउटलाइन दे रहा मैं, फिर भी आपको एक आइडिया रहना चाहिए, इसके लिए बता दिया। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन रहती, देयरफॉर इट इज नोन एज एक्यूट इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन की जो ड्यूरेशन है वो लॉन्गर ड्यूरेशन रहती। अब जो ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट हमने देखा था, जैसे कि दूसरी स्टेप थी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की, रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट। तो वो ल्यूकोसाइट एक सेल है, डब्ल्यूबीसी है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में अलग टाइप के डब्ल्यूबीसी रिक्रूट होती जो प्रोमिनेंट रहती, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो रिक्रूट होने वाली डब्ल्यूबीसी है वो अलग टाइप की रहती। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेट है या ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट है, वो कौन से ल्यूकोसाइट का होता है, तो न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर डोमिनेंट सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेट इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। उसी तरह क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेट है वो रहते मैक्रोफाजेस, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट ही आगे टिश्यू में जाके, मोनोसाइट ब्लड में रहते, डब्ल्यूबीसी के ब्लड में रहती, वही अगर टिश्यू में गई तो उसको मैक्रोफाज बोलते हैं। टिश्यू मैक्रोफाज अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसे हिस्टियोसाइट्स हो गया, पढ़ेंगे हमारे आगे। लेकिन ये तीन सेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है सेलुलर इन्फिल्ट्रेट इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये आपको पूरे पैथोलॉजी में याद रखना जरूरी है। अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ तो वहाँ से ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट हो रही, वो ल्यूकोसाइट कौन सी है, न्यूट्रोफिल। और अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, केस अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन की, वहाँ जो ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट हो रहा वो कौन से ल्यूकोसाइट है, तो मोनोसाइट, मैक्रोफाजेस एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में दोनों बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स।
अगला टॉपिक है कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन हुआ है, अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसमें हमको कौन कौन से साइन दिखेंगे। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, हमको 5 कार्डिनल साइंस पता है, या 5 कार्डिनल साइंस रहते हैं जो कि इन्फ्लामेशन में हमको दिखते हैं। पहला साइन है रूबर, मतलब इसका एक सीक्वेंस नहीं है, मैं पांचों के पांचों बता देता, बस स्पेसिफिक सीक्वेंस है कि रूबर के बाद कैलर है, उसके बाद ही ट्यूमर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रूबर, कैलर, ट्यूमर, उसके बाद है डॉलर या डॉलर और फंक्शियोलिसा। इसका मतलब क्या था वो भी मैं बताता आपको। रूबर मतलब रेडनेस, जो इन्फेक्शन की साइट है, साइट ऑफ इन्फेक्शन या साइट ऑफ इन्फ्लामेशन जो है वहाँ रेडनेस हमको दिखती, तो वो जो साइन है उसको बोलते हैं रूबर। अब जहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा हुआ लगता। कैलर मतलब कैलोरी से, हीट से रिलेटेड है, कैलोरी हीट, देयरफॉर इंक्रीज और हीट जो बोलते हैं उसको कैलर बोलते हैं, मतलब इन्फ्लामेशन के साइड पे हमको हीट महसूस होती। ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, डॉलर मतलब पेन, पेनफुल, दुखना, डॉलर, और फंक्शियोलिसा मतलब लॉस ऑफ फंक्शन। लीसा मतलब लेस, फंक्शियो मतलब फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन इज नोन एज फंक्शियोलिसा। इसमें से ये जो पहले 4 साइंस है, रूबर, कैलर, ट्यूमर और डॉलर, ये हमको दिए हैं कि सेल्सियस नाम के, सेल्सियस और सेल्सियस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, वो जो साइंटिस्ट है उसने दिया पहले 4 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, और जो आखिरी वाला है फंक्शियोलिसा, ये हमको दिया है रुडोल्फ विर्चॉ ने, रुडोल्फ विर्चॉ और विर्चॉ। मतलब कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन 5 हैं, रूबर, कैलर, ट्यूमर, डॉलर और फंक्शियोलिसा। रूबर का मतलब रेडनेस एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, कैलर मतलब हीट जो कि महसूस होती है हमको इन्फ्लामेशन के साइड पे, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, डॉलर मतलब पेन इन्फ्लामेशन के साइड पर, और फंक्शियोलिसा मतलब लॉस ऑफ फंक्शन। उसमें से पहले 4 है वो दिया है सेल्सियस ने, और आखिरी वाला है फंक्शियोलिसा, वो दिया है हमको रुडोल्फ विर्चॉ ने। अब अगला जो टॉपिक था वो था, हमने इतना पढ़ा कि इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा, कैसे हो रहा, ये सब पढ़ लिया, लेकिन इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा, कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन अभी तक नहीं पढ़े, तो उसको डिस्कस करते हैं। कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन और रीजंस बिहाइंड इन्फ्लामेशन। मेनली 3-4 कॉज है जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऐसे तो बहुत सारे कॉज है। सबसे पहले रहता है, पहला कॉज इन्फेक्शन हुआ, मतलब वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या तो फिर जो टॉक्सिन्स हैं, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स हैं जैसे एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन एक्सेट्रा, ये है, ये जो एक कॉज हो गया। दूसरा कॉज रहता है टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस कैसे हो सकता है, एक डायरेक्ट फिजिकल इंजरी हो गई, मतलब फिजिकल इंजरी बोलो चाहे केमिकल इंजरी बोलो, उसकी वजह से जो टिश्यू डैमेज हुआ है, टिश्यू नेक्रोसिस हुआ है, ये दूसरा कॉज रह सकता है इन्फ्लामेशन का। तीसरा कॉज है फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज कैसे, जैसे स्यूचर लगा रहे हैं, तो स्यूचर जो एक फॉरेन बॉडी है, स्प्लिंटर मतलब कांटा अगर लग गया हाथ में, पाँव में, तो वो एक फॉरेन बॉडी है। जैसे डर्ट हो गया, डर्ट भी एक फॉरेन बॉडी है, तो ये फॉरेन बॉडीज है, ये भी एक कॉज है इन्फ्लामेशन के, मतलब इनकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता। और अगला वाला है इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे एलर्जिक कंडीशन, ये भी एक इन्फ्लामेशन का कॉज है। तो 3-4 कॉज मैंने जो अभी बताए इंपॉर्टेंट वाले, वही लिखेंगे। चौथा पहला है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन एंड माइक्रोबियल टॉक्सिन्स। दूसरा वाला बताया मैंने कि टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस किस चीज़ से हो सकता है, जैसे कि हाइपोक्सिया हो गया, ब्लड सप्लाई अगर रुक गया तो भी नेक्रोसिस हो सकता, डायरेक्ट फिजिकल इंजरी हो गई, केमिकल इंजरी हो गई तो भी टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता, टिश्यू डैमेज या टिश्यू डेथ, सेलुलर डेथ हो सकती। तीसरा बताया मैंने कि फॉरेन बॉडीज, फॉर एग्जांपल स्प्लिंटर्स मतलब काटा, उसके बाद स्यूचर्स, जो टाके बॉडीज हैं ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद जो स्यूचर, वो भी एक फॉरेन बॉडी है। उसके बाद डर्ट एक्सेट्रा, इसके वजह से भी इन्फ्लामेशन होता।
और आखिरी है इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एलर्जी। ये चार चीज़ें हैं, तीन चार चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है जो कि इन्फ्लामेशन करती। हमने देखा था कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में अलग अलग स्टेप्स थी। उसमें से पहले स्टेप थी रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रो और डैमेज सेल्स। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है वो देखेंगे हम। तो ये जो रिकॉग्निशन करने वाली सेल्स थी वो मेनली कौन सी सेल्स थी? एक था मैक्रोफाज, टिश्यू मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स, ल्यूकोसाइट और इपिथेलियल सेल्स। तो ये जो सेल्स है इनके ऊपर रहता रिसेप्टर, उस रिसेप्टर का नाम है TLR और फुल फॉर्म है टोल लाइक रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या करता है कि माइक्रो हो चाहे डैमेज सेल्स हो, इनसे बाइंड करता हो। मतलब माइक्रो और डैमेज सेल्स है ये TLR रिसेप्टर में जाके एंगेज होंगे। इनका अगर एंगेजमेंट हुआ, TLR रिसेप्टर का एंगेजमेंट अगर हुआ तो ये क्या करेंगे, ये जो सेल्स है जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है उनसे रिलीज करवाएंगे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। अब इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स अगर रिलीज हुए तो वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को आगे बढ़ेंगे, प्रमोट करेंगे, इन्फ्लामेशन को कैरी फॉरवर्ड आगे लेके जाएंगे। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमारा क्या है कि माइक्रोब और डैमेज सेल्स इनको रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, उसका मॉलिकुलर लेवल तक जाना, उसका सिस्टम, उसका मैकेनिज्म देखना। मतलब माइक्रोब हुआ, डैमेज सेल हुआ, इसको रिकॉग्नाइज किया, इस रिकॉग्निशन में कौन सा मैकेनिज्म है सिर्फ वो पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। अब रिकॉग्निशन करने के बाद जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज हुआ वो कैसे काम कर रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। अभी हमारा डिस्कशन एक लिमिट में रखते हैं कि रिकॉग्निशन कैसे हो रहा है, हाउ माइक्रो एंड डैमेज सेल्स आर रिकॉग्नाइज। तो हमने देखा, जो अभी बोला हमने, जो डिस्कशन किया उसको एक समराइज कर लेते हैं कि टिश्यू मैक्रोफाज, एपिथेलियल सेल, डेंड्राइटिक सेल, उसके बाद ल्यूकोसाइट, इन सभी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स रहते हैं, हैव TLR रिसेप्टर। TLR का फुल फॉर्म है टोल लाइक रिसेप्टर, लेकिन मुझे आदत पड़ गई है कि TLR रिसेप्टर में बोलता, हालांकि ये R जो है दिस आर स्टैंड्स फॉर रिसेप्टर। टिश्यू माइक्रोफाज, एपिथेलियल सेल, डेंड्राइटिक सेल और ल्यूकोसाइट, इनके ऊपर रहता है TLR रिसेप्टर। अब जो माइक्रो है, डेड टिश्यू है, वो जो माइक्रो एंड डेड टिश्यू, माइक्रो डेड सेल एंगेज विथ TLR, मतलब माइक्रो डेड टिश्यू है वो TLR के साथ एंगेज हुए। इसके वजह से क्या हुआ, दिस एंगेजमेंट विल रिलीज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, ट्रिगर्स this engagement of TLR with microbe and dead tissue, microbe dead cell will trigger formation of inflammatory mediators. और वो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर जो है वो इन्फ्लामेशन को आगे लेके जाएगा, लेकिन वो एक अलग कहानी है। हमारी कहानी अभी यहाँ तक है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर तक का लाके छोड़ना है हमको। इस टॉपिक में 4 सेल्स है, उनके ऊपर TLR रिसेप्टर होता। TLR रिसेप्टर किससे एंगेज होगा, डेड सेल और माइक्रोब से। एंगेजमेंट क्या करेगा कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर से उसको रिलीज करवाएगा। किन सेल से, ये जो सेल्स है इनसे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स निकलेंगे। अब इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आए तो वो इन्फ्लामेशन को आगे लेके जाएंगे, अलग कहानी में देखेंगे हम। हमने TLR रिसेप्टर के बारे में पढ़ा। TLR रिसेप्टर जो था वो आउटर मेम्ब्रेन पे था। अब हम पढ़ रहे हैं अगला रिसेप्टर जिसका नाम है NLR, नॉड लाइक रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है NLR, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में रहता। और इसका काम क्या है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि TLR जो था वो माइक्रो और डेड टिश्यू को सेंस कर रहा था, उससे एंगेज हो रहा था और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर सिक्रेट कर रहा था। NLR क्या करेगा, जब कभी भी सेल डैमेज होती, सेल को मतलब डेथ की तरफ जा रही, तो कुछ सेल्यूलर प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता। किस वजह से बढ़ता है, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया,
या एटीपी हो गया, इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता, क्योंकि सेल के अंदर के जो कंपोनेंट है उनका ब्रेकडाउन हो रहा, जिसकी वजह से इन दूसरे चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ रहा। ये जो बड़ी हुई चीज़ें, यूरिक एसिड हो गया, एटीपी हो गया, इनको सेंस करेगा एनएलआर, नॉड लाइक रिसेप्टर। क्यों एनएलआर ही क्यों? क्योंकि ये सब सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा। साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन का ये जो बढ़ रहा, फिर मतलब ब्रेकडाउन का प्रोसेस आगे आगे जा रहा, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में ही यूरिक एसिड हो गया, एटीपी हो गया, इनका प्रोडक्शन बढ़ा है। अब वो साइटोप्लाज्म में बड़े हुए जो ये जो कंपोनेंट है, केमिकल्स है, इनको सेंस करने के लिए भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमको रिसेप्टर चाहिए। उस रिसेप्टर का नाम है एनएलआर। एनएलआर ने जैसे ही सेंस किया कि स्पेसिफिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो इन्फ्लामासोम को एक्टिवेट करेगा। इन्फ्लामासोम आगे जाके साइटोकाइन का प्रोडक्शन करेगा, और साइटोकाइन के प्रोडक्शन में मेनली कौन सा साइटोकाइन? इंटरल्यूकिन 1। वो जो है इंटरल्यूकिन 1, वो आगे जाके इन्फ्लामेशन को कैरी फॉरवर्ड, मतलब आगे लेके जाएगा। उसके आगे के कैसे लेके जाएगा, इंटरल्यूकिन 1 से इन्फ्लामेशन आगे कैसे जाएगा, वो एक अलग कहानी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी की कहानी सिर्फ यहाँ तक का है कि इंटरल्यूकिन 1 कैसे सीक्रेट हो रहा। तो दूसरा ये पहला पॉइंट देखे रहे हमने कि टीएलआर क्या था। अब दूसरा पॉइंट देख रहे एनएलआर। एनएलआर, नॉड लाइक रिसेप्टर। ये है साइटोप्लाज्मिक, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर रहता साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। रिकॉग्नाइज, अब क्या एनएलआर रिकॉग्नाइज मॉलिक्यूल्स लिबरेटेड ड्यूरिंग सेल डैमेज। कौन से मॉलिक्यूल? फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन यूरिक एसिड प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एटीपी प्रोडक्शन, इन जैसे केमिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ता, इसको सेंस किया एनएलआर ने। अब एनएलआर ने इन सभी का सेंस करने के बाद एनएलआर एक्टिवेट करेगा इन्फ्लामासोम को, एक्टिवेट इन्फ्लामासोम, और इन्फ्लामासोम जो है वो साइटोकाइन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन। साइटोकाइन कौन सा? मेनली इंटरल्यूकिन 1। एनएलआर, नॉट लाइक रिसेप्टर, सेल्यूलर डैमेज के जो केमिकल्स है उसको सेंस किया, उसके बाद इन्फ्लामासोम को एक्टिवेट किया, जिसने कि साइटोकाइन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब ये जो सब्सटेंस है, ये इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा, लेकिन कुछ सब्सटेंस रहते हैं जैसे कि पोटेशियम, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता सेल में, बिकॉज ऑफ सेल जो डैमेज हुई तो बाहर चले जा रहा पोटेशियम। एक्चुअली वो अंदर ज़्यादा रहता सेल के अंदर, लेकिन डैमेज के वक्त उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन उसका कम हो जाता। हाउ माइक्रोब एंड डैमेज सेल्स रिकॉग्नाइज। इसमें 3 रिसेप्टर मैंने, पहला था टीएलआर, टोल लाइक रिसेप्टर, जो कि सेल के ऊपर रहता। दूसरा था साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एनएलआर, नॉट लाइक रिसेप्टर, जो कि सेंस कर रहा बढ़े हुए केमिकल्स को, सेल डैमेज के टाइम बढ़े हुए केमिकल्स को। अब तीसरा रिसेप्टर है, या तीसरा प्रोटीन्स बोल सकते हैं उसको, मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन, मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन्स एंड कलेक्टिन्स। ये जो दो है ये सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स रहते हैं, मतलब हमारे प्लाज्मा में सर्कुलेट करते रहते हैं। माइक्रोब की जो सेल वॉल रहती है, सेल मेम्ब्रेन रहती है, उसमें स्पेसिफिक टाइप के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैनोस। अब ये जो मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन्स एंड कलेक्टिन्स है, ये क्या करेंगे? माइक्रोब से बाइंड करेंगे, माइक्रोब के सेल वॉल पे जो कार्बोहाइड्रेट है स्पेसिफिक, उसमें जाके ये बाइंड करेंगे, और जिसके वजह से ये माइक्रोबिसाइडल भी रह सकते हैं या बैक्टीरियोस्टैटिक भी रह सकते हैं। मतलब जनरल वे में क्या लिखेंगे? बाइंड टू माइक्रोब एंड कॉम्बैक्ट विद देम। अब अगला जो टॉपिक है वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, जो मतलब जो डिटेल है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।